वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज जो 12th क्लास के लिए कर रहे थे, यानी फिजिक्स फंडामेंटल प्लेलिस्ट में आप पढ़ रहे हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये है यूनिट नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमने पहले जो है बायट सावर्ट लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, फिर लूप सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, उसके एक्सिस पर और उसके सेंटर पर। नाउ एम्पियर्स लॉ पढ़ने के बाद लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ को डिस्कस किया और उसकी साइमल्टेनियसली एक एप्लीकेशन, अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, दूसरी एप्लीकेशंस यानी एप्लीकेशन नंबर 2 एंड एप्लीकेशन नंबर 3, दैट मींस सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, तो मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद the article 4.8.1, page number 151, 12th NCERT part 1, the solenoid. So we shall discuss a long solenoid. By long solenoid we mean that the solenoid's length is large compared to its radius. It consists of a long wire wound in the form of helix where the neighboring turns are closely spaced. तो सोलेनॉइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? सोलेनॉइड बनाने का आइडिया हमको कहां से आया? जस्ट नोट दैट और अंडरस्टैंड दैट हम उस आइडिया तक पहुंचे कैसे। तो जैसा आप जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमें पता था कि अगर एक लूप है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, उसका जो पैटर्न अगर मैं ड्रॉ करता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से वैरी करता है। सेंटर पर होता है काफी ज्यादा, फिर दूर जाने पर ये घटता चले जाता है। तो इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया, एक की जगह ऐसे दो लूप लगा दिए जिनमें करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करा दी और दोनों की रेडियस भी सेम थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमने ये देखा कि जो दूसरा लूप हमने लगाया है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और पर्टिकुलर अगर इन लूप को हम सेंटर टू सेंटर इनकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर रखें, अगर हर एक लूप की रेडियस आर है, तो ऐसे सिचुएशन में दूसरे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न हमको मिला। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो बीच के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है और लगभग कांस्टेंट मिलता है हमको बीच के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी नीड थी वो फुलफिल हो रही है, पर ये बहुत थोड़ी सी जगह के लिए है। अगर हम लंबी दूरी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सेलरेट तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता, ये हम सीखेंगे अभी आगे। एक्सेलरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड उसको गाइड कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आप एक्सेलरेट करते हैं और लंबी दूरी के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, जैसे कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में भी लंबी दूरी में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा हमको, तो हमने सोचा क्यों ना इन लूप्स को और बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कंटिन्यूशन में ऐसे कई लूप लगा दिए जाए। तो इसके बाद जो वो इसका जो रिजल्टेंट डिवाइस बना, जिसमें हमने कई लूप को सक्सेशन में कंटिन्यूशन में लगाया, तो बच्चों इसी डिवाइस का नाम है सोलेनॉइड। इसको कहते हैं हम सोलेनॉइड, जिसके बीच के हिस्से में हमको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जरूरत पैदा हुई। दिस वाज द नेसेसिटी which become mother of the invention of solenoid, और हमने solenoid का आविष्कार कर दिया। So let's learn about this device solenoid, जिसमें हम यूज कर रहे हैं insulated copper wire to make it. So it consists of a long wire. कैसा वायर होता है बच्चों? इंसुलेटेड कॉपर वायर। दिखने में उसके ऊपर पेंट की जो लेयर है लगता है जैसे बेयर वायर है, नंगा तार है, पर एक्चुअल में उसके ऊपर पेंट की पतली लेयर चढ़ी होती है, कॉपरी फिनिश होती है, इंसुलेशन होता है। यानी उस पर हाथ लगाएंगे हल्के हाथ से तो करंट नहीं लगेगा, हाथ जोर से दबाकर अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे
then you will get shocked. So each turn can be regarded as a circular loop. The net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns. Enameled wires जैसे मैंने अभी बताया are used for winding, जिससे कि जब वो आपस में सटे हुए भी हों तब भी उनके बीच इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आर यूज फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो कुछ इस तरह का डायग्राम। अब ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसको अगर आप गौर से देखें, इसकी फाइन डिटेल को समझना जरूरी है। तो जो फिजिक्स में जितने भी डायग्राम्स होते हैं उनको लॉजिकली समझना होता है हमको, यानी इसको ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है, आपको ड्राइंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना है कि जो आसान लगा पहले बना लिया, जो मुश्किल लगा बाद में बना लिया। इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ना है, लॉजिकली इसको समझना है। देखिए यहाँ कुछ एरोज आपको दिख रहे हैं, करंट कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ऐसा क्यों है? तो उस पर गौर कीजिए। यहां से अगर करंट अंदर जाएगी इनवर्ड्स, दिस इज द वायर, तो मैं इस डायग्राम को अलग से उठा लेता हूं जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। तो दिस इज फिगर ए, और इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे हियर क्या हो रहा है। देखिए ये डॉट दिख रहा है यहाँ पर, और यहां भी डॉट दिख रहा है, जो कि गड़बड़ है मामला। यानी इस डायग्राम में कुछ करेक्शन की जरूरत है इसको लॉजिकल बनाने के लिए। हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से जा रही हैं, इस तरह से इस तरफ जा रही हैं। राइट हैंड रूल अगर लगाते हैं हम, तो जब उंगलियां घूमेंगी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इधर से देखने पर सामने से, और पीछे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज सेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन। तो जिस तरह से उंगलियां घूम रही है, ऊपर से करंट बाहर आएगी, करंट की डायरेक्शन में घूम रही उंगलियां, यानी यहां से करंट बाहर आएगी फ्रॉम हेयर, और यहां नीचे से करंट अंदर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जहां से करंट बाहर आ रही है इट शुड बी डॉट, और जहां से करंट अंदर जा रही है इट शुड बी क्रॉस। तो ये डायग्राम सही हो जाएगा अगर ऊपर तो डॉट माने हम जैसे कि है ऑलरेडी, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे लूप बन रहे हैं वो भी सही दिख रहा है हमको, मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लूप। पर नीचे की तरफ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लूप क्लॉकवाइज हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी इनवर्ड्स, यानी व्हाट नीड करेक्शन हियर वी शुड मेक क्रॉस, ये सब होंगे क्रॉस। तो ये आपको करेक्शन लगाना है एनसीईआरटी के डायग्राम। हो सकता है कुछ बुक्स में करेक्टेड हो डायग्राम। तो अब समझ में आ गया होगा इस डायग्राम का लॉजिक। अब यहाँ कुछ पॉइंट है, पॉइंट P है इनसाइड द सोलेनोइड, पॉइंट Q है आउटसाइड द सोलेनोइड, और ये सभी लूप क्लोज लूप वो भी मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, और जो ब्लू कलर की लाइंस है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखा रही हैं। सो यहां पर अगर फिगर बी में देखें तो ये क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, ये नीचे क्रॉसेस दिखाए हैं और ऊपर डॉट्स दिखाए हैं। तो इसके रेफरेंस में, फिगर बी के रेफरेंस में आप इसको समझ सकते हैं। The magnetic field due to a section of the solenoid which has been stretched out for clarity. Only the exterior semicircular part is shown. Notice how the circular loops between neighboring turns tend to cancel. यहाँ पर B the magnetic field of a finite solenoid. Finite solenoid का magnetic field है, जो किनारे पे देख रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, जबकि बीच में ये यूनिफॉर्म है, बीच के हिस्से में यूनिफॉर्म है, किनारे पे जाके नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपको याद रहा हो कैपेसिटर पढ़ा था आपने, किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता था तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। सो बेसिकली इट इज फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी सिमिलर टर्मिनोलॉजी काम आएगी। फिगर 4.17 डिस्प्लेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए फाइनाइट सोलेनोइड। गौर कीजिए वर्ड पे, फाइनाइट सोलेनोइड, यानी दूसरी कैसी हो सकती है, इनफाइनाइट सोलेनोइड, या हम कहेंगे लॉन्ग सोलेनोइड।
We show a section of this solenoid in an enlarged manner in figure 4.17a जो भी हमने डिस्कस किया. Figure 4.17b shows the entire finite solenoid with its magnetic field. In figure 4.17a it is clear from the circular loops that the field between two neighboring turns vanishes. Field between two neighboring turns vanishes. क्यों? समझ लीजिए क्यों. क्या कहना चाहते हैं. फील्ड बिटवीन टू नेबरिंग टर्न्स वेनिशेस. यहाँ पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पास वाले टर्न की वजह से उस तरफ है और आगे वाले टर्न की वजह से इस तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होने वाला है. तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा बिटवीन these. Open 17b we see that the field at the interior midpoint P is uniform. जैसा अभी मैंने बताया, strong and along the axis of the solenoid उधर काम करता है. The field at the exterior midpoint Q पर अगर बात करें वो weak है क्योंकि वहां फील्ड लाइंस दूर दूर हैं. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फील्ड लाइंस की. Larger the density of field lines, more is the field, more stronger is the field. Moreover is along the axis of the solenoid with no perpendicular or normal component. तो Q पर भी जो है एक्सिस के along है पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उसकी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. या Q पर डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, P पर डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट और यहाँ कोई कंपोनेंट इसका बचेगा नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट नहीं बचेगा. As the solenoid is made longer, जितनी लंबी बनाएंगे, it appears like a long cylindrical metal sheet. उसके जैसी ये दिखेगी. Figure 4.18 represents this idealized picture. The field outside the solenoid approaches zero. We shall assume that the field outside is zero. The field inside becomes everywhere parallel to the axis. अगर हम इसको long solenoid मान लें. अब ये बच्चों डेरिवेशन है जो आपको तैयार करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर निकालना है किसी पॉइंट P पर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वेरी लॉन्ग सॉलिड यानी इनफाइनाइट सॉलिड इसको मान सकते हैं. यू कंसीडर ए रेक्टेंगुलर. अब एम्पियर्स लॉ लगाना है, एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन है तो एम्पियरन लूप लेंगे ABCD टू डिटरमाइन द फील्ड. तो उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा एक रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप ABCD. Along CD the field is 0 as argued above. Along transverse sections BC and AD the field component is 0. Thus these two sections make no contribution. ये आपको समझना है कैसे. BC and AD, ये देखिए BC and AD. तो यहाँ अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ तो एलिमेंट और B की डायरेक्शन के बीच एंगल 90 डिग्री आ जाता है. cos 90 is 0. डॉट तक जब ओपन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल में, तो वो मैं डेरिवेशन करके आपको बता दूंगा. स्पेशली बोर्ड के लिए वो डेरिवेशन काम आता है. लेट द फील्ड अलोंग ए बी बी बी, दस द रिलेवेंट लेंथ ऑफ एम्पिरियल लूप इज एल इक्वल टू एच. हमने उसको मान लिया है. एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एच एंड क्लोज करंट इज आई इक्वल टू आई टाइम्स एन एच, वेयर आई इज द करंट इन द सॉलिड फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ. हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये हमें रिजल्ट मिलता है म्यू जीरो एन आई. The direction of field is given by the right hand rule. Solenoid is commonly used to obtain a uniform magnetic field. We shall see in the next chapter that a large field is possible by inserting a soft iron core inside the solenoid. अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ म्यू जीरो की जगह आ जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू आर. वो कब आएगा जब हम आयरन कोर इंसर्ट कर देंगे सोलेनोइड के अंदर. आयरन कोर इंसर्ट कर देंगे तो ये म्यू जीरो म्यू आर हो जाएगा. तो बच्चों ये सोलेनोइड की बेसिक डिटेल हमने समझी. This was the second application of Ampere circuital law. First application in finite wire की वजह से magnetic field. Mainly अब इस derivation को हमें समझना है तो competition profile पर चलते हैं बच्चों. Article magnetic field due to solenoid. It is a coil which has length and used to produce uniform magnetic field of long range. It consists of a conducting wire which is tightly wound over a cylindrical frame in form of helix. Helical form में generally लपेटते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि solenoid rectangular नहीं हो सकती. Solenoid can be rectangular form also.
अगर आपने गौर किया हो बच्चों, ये जो ट्यूबलाइट पहले आया करती थी जिसमें स्टार्टर लगा होता था, उसमें एक चौकोर सी डिब्बी होती थी जिसको हम कहते थे चौक या चौक कॉइल। जब इसको आप फोड़ कर देखेंगे, मैंने कई बार ऐसा पुरानी चौक को फोड़कर उसमें से जो तार मिला उसको यूज किया, इसमें रेक्टेंगुलर दो सोलेनॉइड बैक टू बैक लगी रहती है बच्चों, दो सोलेनॉइड, और वो रेक्टेंगुलर होती है, यानी उसमें वायर लपेटा जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो भी सोलेनॉइड का काम करता है, बट हेलिकल फॉर्म इज मोस्ट इफेक्टिव वन। व्हाई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट है ये कि वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, रेक्टेंगुलर से ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, कैसे है। So, the magnetic field at the point on axis of a solenoid can be obtained by superposition of field due to a large number of identical circular turns having their centers on the axis of solenoid. Next article, magnetic field due to a long solenoid derivation only for board। यहाँ पर ये derivation करके बताया हुआ है, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी, या आप जो है पुराना वीडियो देख सकते हैं क्लासरूम वाला, मैं लिंक इसमें पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लें और वहां से वो डेरिवेशन आप कर सकते हैं। Solenoid is a tightly wound helical coil of wire. If length of solenoid is large as compared to its radius, then the central region of the solenoid, a reasonably uniform magnetic field is present। वहां पर figure shows a part of long solenoid with number of turns per unit length, माना कि small n है। तो यहाँ आपको समझना है total turns capital N and number of turns per unit length is small n। We can find the field by using Ampere circuital law। आप इस सॉलिड का एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें, तो ऊपर से करंट बाहर आ रही है, डॉट्स, नीचे से करंट अंदर जा रही है, क्रॉस, ये सब तार के कटे हुए सिरे हैं। जब इस सॉलिड को हमने काट दिया लॉन्गिट्यूडनली, और यहाँ पर हमने एम्पियरियन लूप लिया ए बी सी डी, और इसमें भी हम डीएल डीएल लेंथ ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहूँ तो ओके, द क्रॉस सेक्शन will look like this। So what we do, we take small element here of length dl because we have to find b dot dl, b dot dl हमको निकालना। Another element here length dl, यानी इंटीग्रेशन को हम चार हिस्सों में बांट देंगे। b की डायरेक्शन तो हमें पता ही है, ये है, तो यहाँ बी सी पार्ट के लिए b और dl सेम डायरेक्शन में, सी डी पार्ट के लिए b और dl के बीच 90 डिग्री एंगल, और dA पार्ट के लिए b और dl के बीच 180 डिग्री एंगल या 0 डिग्री आपको समझना है, क्योंकि b भी इसी तरफ है, पॉइंट के ऊपर इसी तरफ b था, इधर dl है, तो फिर से 0 डिग्री एंगल। एंड हियर a से b में जाएंगे, अगर वहां dl लेते हैं इस तरह से स्मॉल एलिमेंट, तो b और dl के बीच में एंगल फिर से 90 डिग्री, यानी ए बी और सी डी पार्ट में तो कैंसिलेशन हो जाएगा एंगल 90 होने से। ए डी पार्ट जो आउटसाइड है वहां मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है क्योंकि आउटसाइड पोर्ट, तो वैसे जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, वो देखिए, अगर इसकी लेंथ स्मॉल ए है तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ए बी सी डी इस पूरे के लिए उसको चार हिस्सों में बांटा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो ये बचता है सिर्फ बी इंटू ए। क्यों बचता है, बाकी जीरो हो जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ए टू बी अगर लें, ए बी यहाँ ही लिख दिया, हम चाहे तो नीचे ए ऊपर भी लिख सकते थे वैसे भी, तो ए से बी जीरो है क्योंकि थीटा 90 है, सी से डी जीरो है क्योंकि थीटा 90 है, बी परपेंडिकुलर टू डी एल, और डी ए वो इसलिए जीरो है क्योंकि बी जो है आउटसाइड द सॉलिनॉइड वो नेग्लिजिबल है। तो ये कारण आपको समझ के चलना है। अब सिग्मा आई की बात करें, टोटल करंट जो इसके अंदर से होकर जा रही है, यूनिट लेंथ में टर्न्स है स्मॉल एन, इसकी लेंथ है ए, तो टोटल टर्न्स जो आ गए यहाँ पे वो आ गए एन इंटू ए, हर एक टर्न में करंट है आई, तो टोटल करंट जो इस लूप के अंदर है, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए चाहिए हमें करंट एनक्लोज, तो वो बनी एन ए इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं जो बी इंटू ए है वो किसके बराबर है, म्यू जीरो टाइम्स एन ए आई, तो ए दोनों साइड कट गया तो बी मिलता है म्यू जीरो एन आई। तो दिस इज द डेरिवेशन। 3 नंबर में आता है बच्चों, इसको आपको तैयार करना है। अगर ये सॉलिनॉइड फाइनाइट लेंथ की हो तो फिर एम्पियर्स लॉ हम नहीं लगा सकते, उस केस में हमें
बायोट सावर्ट लॉ एंड कैलकुलस को कंबाइन करके लगाना होगा। तो यहाँ डेरिवेशन तो नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है, वो आप लर्न कर सकते हैं। इट्स लेंथ एंड डायमीटर आर कंपेरेबल। तो ये फाइनाइट सोलेनोइड है जिसमें किनारे पे जाके नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बाय द कंसेप्ट ऑफ बीएसएल, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P obtained as BP equal to mu 0 Ni by 2 cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the expression you have to learn. Angle theta 1 and theta 2 both measured in same sense, एक ही डायरेक्शन में नापा गया दोनों को, from axis of the solenoid to end vectors. तो थीटा 1 थीटा 2 किस तरह से है ये आपको समझना है। Infinite length solenoid, its length very large as compared to its diameter, end of solenoid tends to infinity. Magnetic field at axial point which is well inside the solenoid, जो कि बिल्कुल अंदर है, तो थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा होगा, थीटा 1 थीटा 2 180 के आसपास होगा, तो उसी सिचुएशन में ये म्यू 0 Ni हो जाएगा, यानी फाइनाइट सोलेनोइड भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ एक्सियल एंड एंड पॉइंट्स ऑफ सोलेनोइड वहां बात करें तो ये म्यू 0 Ni by 2 हमें मिल जाता है, वैल्यू रख देंगे। थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 180 हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड बच्चों में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सोलेनोइड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।